हेलो बच्चों। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में देखा था और सरफेस टेंशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पढ़ते हुए लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो था एक्सेस प्रेशर। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से किसी बर्तन में रखने पर जो कंटेनर का जो लिक्विड का फ्री सरफेस होगा उसका शेप कैसा होगा किसी बर्तन के अंदर। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी बर्तन में अगर हम पानी को या किसी भी लिक्विड को रखते हैं तो वो बर्तन के शेप का ही शेप कंसीडर कर लेता है, यानी शेप बना लेता है। अब अगर बंद बर्तन है तो वो पूरा भरा हुआ है, तो जिस बर्तन का जिस शेप का बर्तन है उसी शेप का लिक्विड भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी छोटे ट्यूब में, किसी पतले ट्यूब में पानी डालते हैं या दूध डालते हैं या ऐसा कोई लिक्विड डालते हैं तो उसका फ्री सरफेस कैसा होगा, उसका कैसा शेप होगा, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम किसी पतले से किसी बर्तन के या किसी वेसल में लिक्विड भरे, सपोज करिए कि हम लिक्विड ले लेते हैं वाटर को, कोई भी लिक्विड हो सकता है पर हम लिक्विड ले लेते हैं वाटर को। अब इस लिक्विड में या इस ट्यूब में या इस बर्तन में हमने क्या किया, एक ट्यूब डाला छोटा सा। ठीक, ट्यूब आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप पेन का रिफिल ले लीजिए, पतली ट्यूब हो गई। ठीक, एक्स्ट्रा पाइप हो गया, वो भी पतला ट्यूब हो गया। ऐसा कोई भी पाइप ले लिए तो उस पाइप को डालने पर क्या होगा, पाइप के अंदर कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि लिक्विड नीचे की तरफ चला जाता है और कुछ केसेस में मेन वाटर सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड का शेप हो गया। ठीक, यानी कि या तो हाइट ऊपर बढ़ जाती है या तो हाइट नीचे चली जाती है। ठीक, क्यों होता है पता नहीं। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से इस शेप को देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो शेप है वो शेप भी एकदम नॉर्मल नहीं होगा, यानी कि प्लेन ना होकर के कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल क्यों होगा, क्योंकि फ्री सरफेस पर ऊपर की तरफ शेप कैसा होने की कोशिश करेगा, स्फेरिकल होने की कोशिश करेगा। किस फेनोमेनन के कारण, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ऐसा क्यों होता है ये तो क्लियर है, सरफेस टेंशन की वजह से। किस कंडीशन में या क्या ऐसी शर्तें हों जिसमें शेप कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा कि प्लेन बनेगा, तो वो हम लोग आज सीखते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको आज की क्लास में सिर्फ दो टॉपिक। पहला कि शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा होता है और दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, दो चीजें पढ़ेंगे, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस। इसे हिंदी में कहते हैं नौ चंद्रक का आकार। मेनिस्कस को हिंदी में क्या कहेंगे, नौ चंद्रक का आकार। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, किसी भी बर्तन में किसी लिक्विड को रखने पर लिक्विड का फ्री सरफेस हमेशा सरफेस टेंशन की वजह से चाहेगा कि लिक्विड का फ्री सरफेस हमेशा स्फेरिकल हो, यानी सरफेस टेंशन की वजह से फ्री सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू बी इन स्फेरिकल शेप। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन लगता है। सरफेस टेंशन का मेन कॉज मैंने आपको बताया था कि कोहेसिव फोर्सेस, यानी कि ससंजक बल होते हैं। लेकिन जब जहां पर कांटेक्ट होगा, जहां पर फ्री सरफेस है, वहां तो जो लिक्विड है वो बर्तन के मॉलिक्यूल्स के साथ भी तो इंटरेक्ट करेगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि कोई ट्यूब है, कोई पतला ट्यूब है। इस पतले से ट्यूब में आपने डाला लिक्विड, कुछ भी लिक्विड हो सकता है, आपने डाला लिक्विड, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल हो गया, ढेर सारा शेप हो गया, पूरा लिक्विड हो गया, भरा हुआ है। अब जो सरफेस टेंशन होता है, जो सरफेस टेंशन होता है
उस सरफेस टेंशन का मूल कारण क्या है? मेन कॉज है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव यानी ससंजक बल। अब इस ससंजक बल के कारण फ्री सरफेस हमेशा कैसा शेप बनाने की कोशिश करेगा? स्फेरिकल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो इस कंटेनर के वॉल्स से भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा ही एक वॉल, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल लेकर के हम लोग चेक करें कि क्या क्या कंडीशंस लागू होती हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि शेप ऑफ मेनिस्कस कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया, पतला ट्यूब है, मोटा मैंने आपको जानबूझ के दिखाने के लिए बना हुआ है, पर ध्यान रखिए पतला ट्यूब है। ठीक, जहां पे लिक्विड का फ्री सरफेस है वहां पे कोई मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए, मॉलिक्यूल है ए, वैसे पूरे चारों तरफ से होगा। बर्तन में पानी रखेंगे तो चारों तरफ से उसमें कांटेक्ट बनेगा, लेकिन हम ऐसा ही एक मॉलिक्यूल, उसके फ्री सरफेस पर एक मॉलिक्यूल वो ले रहे हैं जो वाटर के साथ, बाकी हिस्से के साथ कंटेनर के वॉल्स से भी कांटेक्ट में है। यहां पे भी ले सकते हैं आप मॉलिक्यूल। तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया ए, इस ए मॉलिक्यूल के ऊपर ध्यान दीजिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ए के ऊपर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं? फोर्सेस एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए। ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूल कहाँ है? मॉलिक्यूल फ्री सरफेस पे है। इस मॉलिक्यूल पे कौन कौन से फोर्सेस लगना है? तो बेसिकली एक फोर्स लग रहा है वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, एक फोर्स लगेगा इसके मतलब कंटेनर के वॉल, कंटेनर का वॉल और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स? अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? असंजक बल। क्या होते हैं? कि ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स जिनका नेचर क्या हो? डिफरेंट हो। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? अधेसिव फोर्स। तो कंटेनर का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल अपोजिट, एक दूसरे के अलग हो गया ना, किस तरफ फोर्स लगेगा ये? तो ऑब्वियसली कंटेनर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ ए, मान लीजिए एफ ए। ठीक, ये फोर्स कितना है? एफ ए फॉर अधेसिव फोर्स, एफ ए। ठीक, वेट किस तरफ लगता है? डब्ल्यू किस तरफ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। एक फोर्स और लग रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर, कौन सी तरफ से? तो ध्यान रखिए इस मॉलिक्यूल के सभी तरफ, इतने हिस्से पे चारों तरफ, मतलब इतने तरफ से इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लग रहे हैं? कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं सभी मॉलिक्यूल के। इस मॉलिक्यूल का इधर इधर इधर, सभी मॉलिक्यूल का, ये सारे मॉलिक्यूल्स का। तो जब एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है तो उस कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, एकदम बीचों बीच बराबर बैलेंस होगा। मान लिए एफ सी, ये फोर्स कितना है? एफ सी। तो तीन फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से? वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड, अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। क्योंकि एक मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है तो वो अधेसिव फोर्स के कंपैरिजन में वो जो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना अधेसिव और कोहेसिव फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वेट। और हम जानते हैं कि स्मॉल रेंज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा हाई होता है। 12th के फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है। हालांकि आपको ये चीज 11th के बेसिक्स में भी आपको पता होनी चाहिए। 11th के फर्स्ट पार्ट में ही बुक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कर दे रहे हैं? नेग्लेक्टेड कर दे रहे हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक, एक मॉलिक्यूल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अधेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है।
अब ये दोनों, ये जो फोर्स लग रहा है एक अधेसिव और एक बचा कोहेसिव फोर्स, तो दूसरा को फोर्स कौन सा है? कोहेसिव फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहसंजक बल, दैट इज एफसी। अब देखिए एफसी बीचों बीच लगेगा क्योंकि सिमेट्री की वजह से मिड में लगेगा, और एफ इधर लग रहा है। बात समझ में आई? अब अगर हम चाहें तो इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट ढूंढ सकते हैं। तो मान लीजिए रिजल्टेंट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे, और पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके एक रिजल्टेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आया, मान लो आपकी ये है एफ, एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया? एफ। एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया? एफ आया। ठीक, अब अगर एफ और एफ ए के बीच का जो फोर्स है, एंगल है, वो अल्फा है। मान लेते हैं कि अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल बिटवीन, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, मेड बाय रिजल्टेंट विद द एफ ए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये है एफ ए, ये है एफ सी। तो ध्यान रखिए वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए एफ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया आपका आर वेक्टर, हो गया ना रिजल्टेंट। और ए के साथ अगर एंगल है अल्फा, तो हम लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर यानी बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा लिखते हैं। इसी बेसिस पर अगर हम इन दोनों में से इसको ए मान लें और इसको बी मान लें और इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढें, तो कितना होगा? ऑब्वियसली एफ ए और इस सरफेस के बीच, कंटेनर के बीच 90 डिग्री, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ बीचों बीच? तो 45 डिग्री। यानी एफ सी कंटेनर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। तो कंटेनर का टेंजेंट और एफ सी का एंगल 45 और कंटेनर और एफ ए के बीच का एंगल 90, तो 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135। तो थीटा की जगह आपका हो गया 135 और बी की जगह हो गया एंगल ए के साथ, एफ ए के साथ लिए हैं तो बी हो गया एफ सी। सो एफ सी साइन थीटा यानी साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई फर्स्ट वेक्टर यानी एफ ए प्लस सेकेंड वेक्टर यानी बी, और सेकेंड वेक्टर कौन है? एफ सी, और कॉस 135। ठीक, आपका यहां से रेफरेंस लिया होगा कि कैसे सेट किए हम लोगों ने फॉर्मूले में। अब एक चीज सोचिए, साइन 135 क्या होता है? तो साइन 135 इक्वल टू हो गया साइन 90 डिग्री प्लस 45, और हम लोग जानते हैं कि जब 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाता है कॉस, तो हो गया कॉस 45 डिग्री। लेकिन साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से cos 135 को कैसा लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस 45 सॉरी cos 90 प्लस 45, और 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos बदल जाएगा साइन में, और क्योंकि cos 135 सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos कोसाइन निगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू कैसे लेंगे? माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? सो एफ सी कैन बी रिटन एज एफ सी साइन 135 कुड बी रिटन एज cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई एफ ए प्लस एफ सी cos 135 माइनस
45 माइनस साइन 45, सो हो गया FA माइनस FC साइन 45 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? सो tan अल्फा हमारा आया, tan अल्फा इक्वल्स टू FC cos 45 FC बाई रूट 2 और FA माइनस FC बाई रूट 2, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं FC डिवाइडेड बाई 2FA माइनस FC। तो tan अल्फा का फॉर्मूला आया FC बाई 2 FC बाई रूट 2, FC बाई रूट 2 माइनस FC बाई रूट 2 FA माइनस FC। क्लियर है ये बात? कैसे आया? हमने दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेट किया। दो वेक्टर्स के बीच एंगल है थीटा, फर्स्ट वेक्टर है A, सेकंड वेक्टर है B, उनका रिजल्टेंट है R। अगर रिजल्टेंट R फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बनाता है तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के बेसिस पे B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। सेम कंडीशंस को हमने यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की। तो फर्स्ट वेक्टर है अधेसिव फोर्स, सेकंड वेक्टर है कोहेसिव फोर्स, दोनों के बीच का एंगल है 135। फर्स्ट वेक्टर अधेसिव फोर्स के साथ रिजल्टेंट ने एंगल बनाया अल्फा, सो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर साइन 135 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर कॉस 135। साइन 135 की वैल्यू कॉस 45, कॉस 135 की वैल्यू माइनस 45, वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा tan अल्फा इक्वल टू है FC बाई अंडर रूट 2 FA माइनस FC। क्यों? क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आया tan अल्फा, जिसमें अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर F एंड द अधेसिव फोर्स। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया? अब देखिए अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पर हम चेक कर सकते हैं कि शेप कैसा होगा। भाई सिंपल, दो केसेस हो सकते हैं। पहला, मे बी FC का जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके का हो कि अल्फा 90 डिग्री हो, पॉसिबल है। या हो सकता है कि FC का वैल्यू कुछ इस तरीके का हो कि अल्फा 90 डिग्री से कम हो या अल्फा 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो तीन केसेस पॉसिबल हैं। आइए वन बाय वन तीनों केस समझते हैं। ठीक है, अब देखिए केस वन, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि ये वैल्यूज आपस में इस तरीके से हो कि नीचे वाली ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी इफ अंडर रूट 2FA इज इक्वल टू FC, अंडर रूट 2FA इज इक्वल टू FC, अगर ऐसा हुआ तो नीचे का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 0। और अगर नीचे का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो tan अल्फा हो जाएगा इनफाइनाइट, सो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फा है क्या? अल्फा है अधेसिव फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। अल्फा क्या है? अल्फा है रिजल्टेंट और अधेसिव फोर्स के बीच का एंगल। तो ये हमारा FC है, ये हमारा FA है, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। खुद कंटेनर के साथ चलेगा कौन सा? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स, नेट फोर्स। अगर ऐसा हुआ, इस केस में
FC का √2 इस तरफ, FC का FC बाई √2 इक्वल है किसके, FA के। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो शेप है वो कैसा होगा, प्लेन होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर इधर का फोर्स और इस तरफ का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो कंटेनर के हर पॉइंट पर हर मॉलिक्यूल जो कंटेनर के साथ कांटेक्ट पे है उस पर अधेसिव और कोहेसिव फोर्सेस का नेचर क्या है, वैल्यू क्या है, एडहेसिव फोर्स और FC बाई √2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सिंपल ध्यान रखना है कि अगर अल्फा इक्वल्स टू 90 हुआ तो √2 FA इक्वल्स टू होगा FC, यानी FA इक्वल्स टू हो गया FC बाई √2। इन दिस केस जो शेप होगा वो कैसा होगा, प्लेन। मेनिस्कस कैसा होगा, प्लेन। मेनिस्कस कैसा है, प्लेन है, प्लेन मेनिस्कस कैसा होगा, प्लेन मेनिस्कस। इसका एग्जाम्पल लेना हो आपको तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, वाटर इन सिल्वर ट्यूब, वाटर इन सिल्वर ट्यूब। अगर मान लो सिल्वर ट्यूब नहीं, इतनी अमीरी नहीं है कि सिल्वर ट्यूब लेके सिल्वर के ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करें, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी कंटेनर लेके उस पर सिल्वर कोटेड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सिल्वर की कोटिंग कर दीजिए, तब भी आपको सेम चीज मिल जाएगी। सिल्वर ट्यूब ना हो तो सिल्वर कोटेड ट्यूब लेके भी सेट कर सकते हैं। क्लियर है। सो दिस इज योर फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कब प्लेन मेनिस्कस होगा। कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट केस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस हो सकता है कि भाई हो सकता है कि √2 FA √2 FA इज इक्वल्स टू हो किसके, FC के। तो डिस्कस कर चुके, तो हो सकता है ये वैल्यू ज्यादा हो, FA √2 FC क्या हो, ज्यादा हो। तो FA इज ग्रेटर देन FC बाई √2, FA इज ग्रेटर देन FC बाई √2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लो ये कंटेनर है, ठीक, ऐसे वैल्यूज हैं, इस तरफ लग रहा है अधेसिव फोर्स, ठीक, इस तरफ लग रहा है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है FC बाई √2 और FA की वैल्यू FC बाई √2 से कम है। FA की वैल्यू FC बाई √2 से क्या है, कम है। इसका बेसिक मतलब हुआ कि अधेसिव फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स का। और अगर ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूल्स वाटर कंटेनर के वॉल के ऊपर अट्रैक्ट होंगी, क्या होंगी, कंटेनर के वॉल के ऊपर अट्रैक्ट होंगी, सॉरी हाँ, कंटेनर के वॉल के ऊपर अट्रैक्ट होंगी। और इस केस में जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स विल राइज, मॉलिक्यूल्स विल rise up to the wall of container, wall of container on all sides, ठीक। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, चारों तरफ से, वॉल के चारों तरफ से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ भागेगा, तो शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा, शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी ये आपका मेनिस्कस का शेप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेनिस्कस का शेप हो जाएगा, ठीक, इस तरीके। कौन सा शेप हुआ भाई, ये कौन सा शेप हुआ, ये कैसा शेप है, ये शेप है आपका बाहर से देखने पे कॉनकेव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किस तरफ एक्सेस प्रेशर होता है, तो ऑब्वियसली किस तरफ एक्सेस प्रेशर होता है,
कॉनकेव के साइड पे एक्सेस प्रेशर होता है। तो ऐसा केस जिसमें एफ ए ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू हो, उस केस में जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, मेनिस्कस का शेप कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा। कॉनकेव शेप के लिए ध्यान रखिएगा, कॉनकेव शेप के लिए अंडर रूट टू एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी, ये वैल्यू ज्यादा है और एफ सी वैल्यू कम है। और अगर ऐसा है तो टोटल वैल्यू ऑफ टेन अल्फा इज क्या, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो टेन अल्फा ग्रेटर देन होगा 1, सॉरी ग्रेटर देन होगा 0। टेन अल्फा ग्रेटर देन होगा 0। 0 से ज्यादा होने का मतलब है कि कितना, 0 10 0 0 होता है और 10 90 इन्फिनिटी होता है। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में यानी अल्फा कैसा होगा, इज लेस देन 90 डिग्री। अल्फा कैसा होगा, लेस देन 90 डिग्री। अल्फा लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल होगा। कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है? ठीक, इसको भी नोट कर लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक हो गया बेटा। इसका एग्जाम्पल, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, सबसे आसान एग्जाम्पल है, आप जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्लास ट्यूब इन वाटर। क्या होगा, सॉरी वाटर इन ग्लास ट्यूब, वाटर इन ग्लास ट्यूब, वाटर इन ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो थोड़ा सा सेकेंड केस क्लियर हो गया। मेन डेफिनेशन यहीं से निकल के आ रही हर बार। ठीक है, अब थर्ड केस आते हैं, केस नंबर 3 पर। मैं चाहता तो इसी में आपको एडिट कर देता, चेंज कर देता मिटा मिटा के, पर वो आपके लिए थोड़ा न्यू नहीं रहता। ये न्यू रहेगा, आप समझ सकते हैं कि कैसे मैनेज कर, कैसे समझ रहे हैं इस चीज को। अब तीसरा के 2 केस हो गया, दोनों इक्वल हैं। एक केस हो गया, ये वैल्यू ज्यादा है इससे, तो दूसरा केस हो गया कॉनकेव। तो तीसरा केस कौन सा होगा, केस 3, यानी पॉसिबिलिटी 3 दैट अंडर रूट 2 एफ ए इज लेस देन एफ सी। इन दैट केस एफ ए इज लेस देन एफ सी बाई रूट 2। ठीक, तो क्या होगा, सिंपल, ध्यान से समझ लिए, ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा इस चीज को। एफ ए इस तरफ है, एफ सी इस तरफ है, और एफ सी का रूट 2 इस तरफ है, एफ सी बाई रूट 2 इस तरफ, और ये ज्यादा है। एफ सी बाई रूट 2 क्या है, ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एफ सी बाई रूट 2 ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, यानी लिक्विड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यानी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन कंटेनर के वॉल की तरफ कम और लिक्विड की तरफ अपने अंदर ज्यादा है। और ऐसा पॉसिबिलिटी तभी हो सकता है, ऐसा इसका बेसिक मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स कंटेनर के साथ कम से कम कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगा, और कम से कम कांटेक्ट बनाने के लिए वो अपना शेप कैसा रखना चाहेगा, ऐसा रखना चाहेगा कि वाटर के कंटेनर के साथ मिनिमम कांटेक्ट हो, कंटेनर के साथ क्या हो, मिनिमम कांटेक्ट हो। तो मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरीके के निकल के आएगा। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, इस वाले हिस्से का कांटेक्ट नहीं है, इस वाले हिस्से का कांटेक्ट नहीं है, तो मॉलिक्यूल मिनिमम कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, किससे, लिक्विड मिनिमम कांटेक्ट करेगा विद द कंटेनर। इन दैट केस की कंटेनर का जो फ्री सरफेस का जो शेप होगा, मेनिस्कस का जो शेप होगा, वो कैसा होगा, कैसा दिख रहा है ऊपर से, कॉन्वेक्स। कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स। हिंदी में कहें तो उत्तल, उत माने ऊपर उठा, उत्तल ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में अगर एफ ए
√2fa लेस देन fc है, तो इसको ध्यान से देखिए तो वैल्यू कैसी हो गई, निगेटिव। तो tan अल्फा कैसा हुआ, निगेटिव। tan अल्फा हुआ निगेटिव। अगर tan अल्फा निगेटिव है, tan अल्फा निगेटिव है तो अल्फा मोर देन 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan 90 होता है, tan निगेटिव होता है, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड इफ द अल्फा इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स इट इज ऑब्ट्यूज। कैसा है? ऑब्ट्यूज है। और उस केस में मेनिस्कस कैसा होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा। और ध्यान रखिए अधेसिव फोर्स का रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से लेस है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल केस होता है मरकरी का, मरकरी इन ग्लास ट्यूब। किसमें? ग्लास ट्यूब में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया शेप ऑफ मेनिस्कस। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द adhesive force and the resultant of the adhesive and cohesive forces. If the value of alpha is equals to 90 degree, then the shape of the meniscus is plane. If the value of alpha is less than 90 degree, in that case alpha is acute angle and the shape of meniscus will be concave. ठीक, और if the value of alpha is greater than 90 degree, then the shape of meniscus will be convex. क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का करते हैं, वो है कौन सा? वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, देखिए जब किसी पतले ट्यूब में लिक्विड डालते हैं तो जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो स्फेरिकल होने की कोशिश करता है। जब वो स्फेरिकल होने की कोशिश करता है तो उसका एक टेंजेंट, यानी लिक्विड के फ्री सरफेस पर टेंजेंट डालने पर हमको जो टेंजेंट मिलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कंसीडर हो रहा है। तो पहले समझ लीजिए फिगर से, फिर समझेंगे डिफिनीशन क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट हिंदी के मीडियम के बच्चों के लिए स्पर्श कोण। इस चैनल पे आपको जेईई मेंस तक का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आपको मेंस प्लस एडवांस तक के लिए कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आपको धीरे धीरे पूरा वीडियो 1 बाय 1 हम लोग इसको कवर कर लेंगे। अप्रैल के पहले तक कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। और जनवरी अटेम्प्ट के लिए शॉर्ट वीडियोस, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हम फार्मूलास रिवीजन कर देंगे ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए जनवरी अटेम्प्ट के पहले। ठीक है, अभी तुम डिटेल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका कंटेनर। ठीक, एक शेप आपके पास लिक्विड का कौन सा आया था? प्लेन। एक शेप कौन सा आया था? प्लेन। ठीक, एक शेप कौन सा आया था? मैं ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये कॉनकेव। और एक शेप कौन सा आया था? कॉन्वेक्स। कौन सा शेप आया था? कॉन्वेक्स। क्लियर है? तीन शेप है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स माने उत्तल। ये कौन सा है? कॉनकेव, अवतल। और अब बताइए ये वाला प्लेन, यानी कि समतल। उदाहरण चेक करिए तो ये मरकरी इन ग्लास हो सकता है। ये क्या हो सकता है? मरकरी इन ग्लास हो सकता है। ये वाटर इन ग्लास हो सकता है। और ये
ये हो सकता है वाटर इन सिल्वर ट्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं, देखिए ध्यान से कि स्पर्श कोण किसे कहते हैं। सबसे सिंपल, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जहां पे कंटेनर का कांटेक्ट हो रहा है किससे, फ्री सरफेस से, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे या चारों तरफ के किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेनर जो होगा वो गोल, जनरली कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप का ट्यूब होगा, उस ट्यूब में चारों तरफ तो फ्री सरफेस बनेगा ना। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर अगर हम क्या करें, लिक्विड के सरफेस के साथ एक टेंजेंट ड्रा करें, लिक्विड के साथ क्या ड्रा करें, लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ टेंजेंट ड्रा करें, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ये क्या है, टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन नीचे भी और ऊपर भी, और जहां पे ये वाल है, वाल का जो कंटेनर का जो वाल है, उस कंटेनर के वाल के बीच एंगल, तो आप ऊपर भी है नीचे भी, तो हमको कौन सा लेना है, लिक्विड के अंदर, हमको कौन सा लेना है, लिक्विड के अंदर। क्लियर है, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। एक बात दूसरे में देखिए, सिंपल, शेप ऑफ कंटेनर, शेप जो है मेनिस्कस, उस पर टेंजेंट, ठीक, और इस टेंजेंट और कंटेनर के साथ एंगल, लेकिन किसमें, लिक्विड में, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। और थर्ड केस, अगर यहां देखिए तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो खुद ही प्लेन खुद ही क्या होगा, टेंजेंट होगा, प्लेन खुद ही अपने आप पर क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और कंटेनर के वॉल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा। बात समझ में आई। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट may be defined as the angle between the tangent drawn at the point of contact between free surface and container and the tangent drawn on the walls of the container within the liquid। मतलब एंगल, सिंपल भाषा में समझिए, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द फ्री सरफेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद इन द लिक्विड, लिक्विड के इनसाइड, बाहर नहीं, क्योंकि टेंजेंट और वॉल के बीच एंगल ये भी बन रहा है, टेंजेंट और वॉल के बीच एंगल हमको वो नहीं लेना, हमको इनसाइड लेना, विद इन द लिक्विड। क्लियर है, तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द tangent drawn at point of incidence या at point of contact and the wall of container या टेंजेंट भी कह सकते हो, ठीक, एंड द वॉल ऑफ कंटेनर या टेंजेंट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, लेकिन कहाँ, इनसाइड द लिक्विड, कहाँ, इनसाइड द लिक्विड। सो क्लियर हो गया, ये बात समझ में आई। किसके किसके बीच का एंगल, जहां पे कांटेक्ट हुआ उस कांटेक्ट पॉइंट पर सरफेस का टेंजेंट और वॉल ऑफ द कंटेनर पर जो टेंजेंट डाले, दोनों के बीच का एंगल। अब ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये शेप कौन सा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। कैसा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये थीटा लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक, ये शेप कैसा है, कॉनकेव मेनिस्कस, और ये थीटा 90 डिग्री के इक्वल है, इस केस में शेप कैसा है, प्लेन मेनिस्कस, ठीक। और याद रखने वाला पॉइंट क्या है, और याद रखने वाला पॉइंट है कि एफ ए इक्वल टू था FC/√2, ठीक है ना,
इस केस में अधेसिव फोर्स ज्यादा है तो FA इज ग्रेटर देन FC बाई √2, और इस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो FA इज लेस देन FC बाई √2। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक बार चेक कर लिए, इस पर कोण के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट टॉपिक हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिए। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिए इसी पॉइंट पे, एक चीज सोचिए कि ये वाला जो केस है, यानी जिस समय ऊपर से देखने पे फ्री सरफेस कॉन्वेक्स लग रहा है, उस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है या अधेसिव फोर्स ज्यादा है? तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड अपने अंदर ही आपस में ही मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऊपर की तरफ उठ गया। वहां कंटेनर नहीं था यहाँ, जबकि जहां कंटेनर है वहां लिक्विड का सरफेस क्या हो गया है, नीचे चला गया है। इसका मतलब कि लिक्विड कंटेनर के साथ कांटेक्ट में आना नहीं चाह रहा है। इसका बेसिक मतलब वो हुआ कि अधेसिव फोर्सेस कम है और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, अधेसिव फोर्स कम है, तो वो चीज कभी भी कंटेनर को वेट नहीं करेगी, नॉन वेटिंग। कैसा केस हो गया? नॉन वेटिंग का, यानी कि कभी भी ये लिक्विड कंटेनर को वेट नहीं करेगा। ठीक वैसे जैसे मरकरी ग्लास ट्यूब को कभी वेट नहीं करती है, मरकरी ग्लास ट्यूब को वेट नहीं करती, और यही रीजन है कि हम थर्मामीटर में इसका यूज करते हैं। यही रीजन है कि हम बैरोमीटर, मैनोमीटर में हम मरकरी का यूज करते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट कि अगर कांटेक्ट एंगल ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है, वैल्यू क्या है? कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, यानी कि कांटेक्ट एंगल एक्यूट है, उस केस में फ्री सरफेस कॉनकेव होता है। इसका मतलब कि अधेसिव फोर्सेस का फैक्टर कोहेसिव फोर्सेस के फैक्टर से ज्यादा होता है। इसका बेसिक मतलब हुआ कि वॉल जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है वो कंटेनर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है एज कंपेयर टू द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड। इस केस में मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा किसके पास कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे कंटेनर के साथ, तो कंटेनर भीग जाएगा। तो सेकेंड केस ये जो दिख रहा है, ये कौन सा केस है? वेटिंग लिक्विड का है। कैसा है? वेटिंग लिक्विड का है। जैसे वाटर इन ग्लास, प्योर वाटर का एंगल कितना होगा? प्योर वाटर का एंगल सिल्वर के साथ 0 डिग्री, प्योर वाटर का एंगल, सॉरी प्योर वाटर का एंगल विथ द ग्लास ट्यूब कितना होगा? 0 डिग्री, और प्योर वाटर का एंगल विथ द सिल्वर ट्यूब कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? ध्यान रखना है, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब कि पूरी तरीके से भरा रहेगा, पूरी तरीके से कांटेक्ट, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा गहराई होगी, ऐसे इस तरीके का शेप होगा, ठीक है। एंगल छोटा होगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और इस केस में जहां तक कंटेनर है वहां तक भीगा रहेगा, जहां तक नहीं है वहां तक भीगा नहीं रहेगा। सिंपल। क्लियर? सो ये आपका कंप्लीट केस हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो कहेगा a liquid wet a tube, then the possible value of angle of contact is less than 0 degree, less than 90 degree. If a liquid does not wet the container, then the possible values of angle of contact more than 90 degree. ठीक है। शेप ऑफ मेनिस्कस से डायरेक्ट पूछ सकता है, इफ द शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉनकेव व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल? कॉनकेव मेनिस्कस के लिए कॉन्टेक्ट एंगल कितना होगा? कॉनकेव मेनिस्कस के लिए कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री से लेस होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली लेस होगा, ठीक है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, आप इनका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने कल की अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपको कैपिलरी राइज के बारे में बताएंगे और फिर कैपिलरी राइज से रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और अपने जानने वाले दोस्तों में, अपने छोटे भाइयों में, अपने जूनियर क्लास के बच्चों में ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो आने वाले समय में इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। थैंक यू।